हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जिसने 10 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें, राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं प्रत्यक्षवाद, इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षवाद या फिर वैचारिक बहुवाद। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक बहुवाद। ठीक है, तो वैचारिक बहुवाद राजनीतिक सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कतिपय राजनीतिक चिंतकों जैसे कि डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कॉवन, दांते जर्मिनो आदि ने राजनीतिक सिद्धांत के हार्श का विश्लेषण किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नव उदारवाद इनमें विश्वास नहीं करता। डी रेगुलेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, विनिवेश या फिर स्टैटिजेशन। तो सेकंड का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, स्टैटिजेशन। तो सेकंड का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? जॉन रॉल्स है, हेयक है, नोजिक है या फिर वर्लिन है। तो किसने कहा है कि जो करारोपण है वह बलात् श्रम के बराबर है? तो थर्ड का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, नोजिक का कथन है। किसका कथन है? नोजिक का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के बारे में दिया गया है। तो ये है रिचर्ड लॉवंथल, बेंजामिन एल श्वार्ट्ज, एडगर स्नो, रिचर्ड एच सोलोमैन। इनकी पुस्तकें हैं रेड चाइना टुडे, मायो रिवॉल्यूशन एंड द चाइनीज़ पॉलिटिकल कल्चर, वर्ल्ड कम्युनिज्म और कम्युनिज्म एंड चाइनीज़ आइडियोलॉजी इन फ्लक्स। तो देखो फोर्थ का जो सही हो जाएगा, फोर्थ का जो राइट आंसर है लेखक और पुस्तकों का जो हमें मिलान करना है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 3412 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें मिलान कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विचारधारा को किसने इस रूप में परिभाषित किया है? विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्ष्य तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं, इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य करता है। तो ये किसने परिभाषित किया है? किसका ये परिभाषा है? तो डे ट्रेसी का है, मार्टिन सेलिगर का है, डी मैकलेनान का है या फिर जे लारेन का है। तो ये किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि मार्टिन सेलिगर का जो विचारधारा है इसको परिभाषित की है, किसने की है? मार्टिन सेलिगर ने की है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो देखो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है हमें। तो कथन बोल रहा है हमसे, राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता होते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक दार्शनिक होते हैं वे क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता होते हैं। कारण इसमें दिया गया है, समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता अनिवार्य तौर पर राजनीतिक दार्शनिक नहीं होते। ठीक है, तो कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो इसमें जो कथन दिया गया है यानी कि राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता होते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें सही है। और जो इसका कारण जो दिया गया है, समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेत्ता अनिवार्य तौर पर राजनीतिक दर्शन नहीं होते, तो ये भी इसमें राइट दिया गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि श्रम शक्ति
श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है। लेनिन का कथन है, M.N. राय का कथन है, मार्क्स का कथन है या फिर जयप्रकाश नारायण का कथन है। तो ये किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स का कथन है। ठीक है, किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है। तो ये कथन किसका है? मार्क्स का कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू एटलांटिस या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? तो देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। प्लेटो का पुनः प्रकटन किस में पाया जाता है? तो सर थॉमस मोर का यूटोपिया में भी पाया जाता है, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन में भी और बेकन का न्यू अटलांटिस में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न में अंकित सभी पुस्तकों में भविष्य के जो आदर्श समाज का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी ऐसे ही आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कि अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं दिया गया है। तो देखो सबसे पहले है ये है पुरुष स्वभाव से असमान है, दूसरा है उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, तीसरा है स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, या फिर दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं। तो 9 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? अरस्तु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उपयोगितावाद के J.S. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में किसने सहायता की? जेम्स मिल ने, श्रीमती हैरियट टेलर ने, प्रिस्टले ने या फिर हचसन ने? तो किसने की? ये थे ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती हैरियट टेलर ने। तो हैरियट टेलर ये J.S. मिल की पत्नी थी तथा उन्होंने मिल के विचारों को प्रभावित किया था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ है आनंद है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता या परानुभूति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफलता। ठीक है, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्य पूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने दी है? हॉब्स ने दी, रूसो, बेंथम या फिर लॉक ने? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, लॉक ने। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति की सामंजस्य पूर्ण बनाया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है यह है ऑप्शन नंबर डी, लॉक का कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसका खंडन है हॉब्स का लिवियाथन, प्रीस्टले का एसे ऑन गवर्नमेंट, बेंथम का फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट या फिर सर रॉबर्ट फिल्मर का पेट्रियार्का। तो क्या है? लॉक का निबंध जो कि कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है इसका खंडन है। तो देखो 13 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी, सर रॉबर्ट फिल्मर का पेट्रियार्का। ठीक है, जॉन लॉक ने अपने निबंध ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान के तार्किक दृष्टिकोण का विरोध किया है। लॉक के अनुसार सारा ज्ञान अनुभव जन्य है, इससे राजनीति विज्ञान में अनुभववाद का विकास हुआ। तो 13 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, समाज की राजनीति को दो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। दूसरों को स्व मानकर उनके साथ व्यवहार करो,
अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो, यह किसका कथन है? राम मोहन राय का, BR अम्बेडकर का, अरविंद का या फिर सावरकर का? तो देखो 14 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, MN राय की गतिविधियां घटनाओं को आरोही क्रम का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, इसमें देखो दिया गया है उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित की गई, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया, कॉमिंटर्न से बाहर निकाला गया या फिर साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ की गई। तो कूट वाला प्रश्न हमें दिया गया है, क्या बताना है? MN राय की गतिविधियां जो कि घटनाएं जो हुई थी उनको आरोही क्रम में सही अनुक्रम इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो सबसे पहले है कॉमिंटर्न से बाहर निकाला गया, दूसरा है साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ की गई, तीसरा है उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित की गई और चौथा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, चौथे सत्र के लिए US राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? जॉर्ज वॉशिंगटन को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, थियोडर रूजवेल्ट को या फिर एंड्रयू जैक्सन को? तो देखो 16 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। ठीक है, तो FD रूजवेल्ट ये 4 बार 1932, 1936, 1940 व 1944 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद 22वें संविधान संशोधन द्वारा 1951 में अमेरिका में यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक चुनकर अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन हमें दिया गया है, उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना करने लगे हैं। इसमें कारण दिया गया है, सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अविस्मृति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। तो देखो इसमें कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें 17 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? USA में है, UK में है, भारत में है या फिर फ्रांस में है? तो कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी, UK में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, UK इसका राइट आंसर होगा। तो 18 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में USA के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? तो जिमी कार्टर ने, बराक ओबामा में, जॉर्ज W बुश ने या फिर वुड्रो विल्सन ने? तो किसने कहा राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में USA के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? तो 19 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जिमी कार्टर ने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, USA राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो देखो पहला है, किसी भी USA राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया, रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था, प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर ऑप्शन डी है, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा बाद का परीक्षण किया गया। तो इसमें जो सही है 20 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा, रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था। तो 9 अगस्त 1974 में वाटरगेट कांड के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में उनके महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान हुआ था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं विकास का मॉडल और दूसरी तरफ उनकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो विकास का मॉडल पहला है
बुर्जुआ मॉडल, दूसरा है निरंकुश मॉडल, टेक्नोक्रेटिक मॉडल और पॉपुलिस्ट मॉडल। विशेषताएं इसकी दी गई हैं, विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास, दमित मध्य वर्ग, निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश, और चौथा है उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तथा आर्थिक असमानता पर जोर देता है। तो देखो 21 का जो सही है, इसमें मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, 21 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के बारे में दिया गया है। तो लेखक देखते हैं, रॉबर्ट माइकल हैं, सैमुअल हंटिंगटन है, रॉबर्ट डहल है, फ्रांसिस फुकुयामा है। पुस्तकें इनकी दी गई हैं, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, स्टेट बिल्डिंग गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी, पॉलिटिकल पार्टीज और द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। तो 22 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3412 इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? थेडा सोकपोल ने, अलेक्स डे टॉकविले ने, चार्ल्स टिल्ली ने या फिर इमाइल दुर्खीम ने। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स टिल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स टिल्ली। तो राजनीतिक संघर्ष दृष्टिकोण के अनुसार क्रांतियाँ राजनीतिक अभिजनों व समूहों में सत्ता संघर्ष का परिणाम है। सोवियत संघ के विघटन के समय पूर्वी यूरोप के देशों में आई लोकतांत्रिक क्रांतियों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण लोकप्रिय हुआ था। तो 23 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हमें पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो पहला है, ये है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। लेखक इसके दिए गए हैं अमर्त्य सेन, सैमुअल पी हंटिंगटन, सेल्सो फुटाडो और डेविड ई एप्टर। तो 24 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4123 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4123 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियां के संबंध में परिभाषित किया है? तो 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है। तो देखो ये स्थितियां दी गई हैं, नव परिवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सी ई ब्लैक ने, डेविड ई एप्टर ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने या फिर एस एन आइजनस्टाइन ने। तो 25 का जो सही है, 25 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा, डेविड ई एप्टर ने। डेविड ई एप्टर ने ये तीनों आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, डेविड ई एप्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, स्विच राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही दिए गए हैं? तो पहला है, यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। स्विच सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है। अवशेष शक्तियाँ इकाइयों की होती हैं और स्विच राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 और 3। तो इसमें 1 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो 4 दिया गया है, स्विच राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, तो ये एकात्मक नहीं है। सोवियत संघ में क्या है, संघात्मक व्यवस्था लागू है। तो इस वजह से इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही है, यानी कि 1 2 और 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चिंतक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी अवधारणा के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है एम फूको, दूसरा है ये स्टीवन लुकस, स्टीवर्ट क्लेग, हैफ नीत्शे, और इनकी अवधारणा दी गई है विल टू पावर, बायो पावर, जैव शक्ति, सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण और सर्किट्स ऑफ पावर। तो देखो इसमें 27 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2341 इसमें सही आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है। ठीक है, एक दल पार्टी प्रणाली का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला है सांप्रदायिक यानी कि अनन्य क्षेत्रीय वर्ग वैचारिक समर्थन, वंद सत्तावादी प्रत्यक्ष कार्रवाई दमनकारी संगठन। तीसरा है विस्तृत राष्ट्रीय एकीकरण समुदाय निर्माण लामबंदी मोबिलाइजेशन। और चौथा है व्यापक सेवार्थ उन्मुखी व्यवहारिक समर्थन। तो 28 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, व्यापक सेवार्थ उन्मुखी व्यवहारिक समर्थन। हमें बताना था एक दल पार्टी प्रणाली का गुण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो पहला है पहचान आइडेंटिटी का संकट, दूसरा है वैधता, तीसरा है नेतृत्व या चौथा है अखंडता का संकट। तो इसमें हमें बताना है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट इनमें से कौन से हैं। तो देखो इसमें जो सही है ये 29 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 पहचान और वैधता, पहचान और वैधता। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 6 संकटों का उल्लेख किया है। कितने का किया है? 6 संकटों का उल्लेख किया है। एक है पहचान का संकट, दूसरा है वैधता का संकट, तीसरा है पहुंच का संकट, चौथा है सहभागिता का संकट, पांचवा है एकीकरण का संकट और छठवां है वितरण का संकट। ठीक है, तो उसके अनुसार ये संकट इसी क्रम में उत्पन्न होते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं अभिजात वर्ग, वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग, आर्थिक सैनिक वैज्ञानिक राजनीतिक अभिजात वर्ग, पुरोहित दार्शनिक शिक्षक, कलाकार लेखक शिखर के अभिनेता। और दूसरी तरफ उनके कार्य हैं लक्ष्य प्राप्ति अनुकूलन एकीकरण पैटर्न बनाए रखना। तो देखो 30 का जो सही है 30 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4 फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग ये लक्ष्य प्राप्ति है, दूसरा है आर्थिक सैनिक वैज्ञानिक राजनीतिक अभिजात वर्ग ये अनुकूलन है, तीसरा है पुरोहित दार्शनिक शिक्षक ये एकीकरण है और चौथा है कलाकार लेखक शिखर के अभिनेता ये पैटर्न बनाए रखना है। तो इसमें जो सही है 30 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।